नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गुड्डू की गाइड पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले वीडियो में आप सभी को बताया गया था कि एनसीईआरटी का एमसीक्यू सीरीज इस चैनल पर चलने वाला है, जो 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक चलेगा और प्रत्येक विषय का चलेगा, वो चाहे सामाजिक विज्ञान हो या विज्ञान हो। इसी सिलसिले में यह वीडियो जो एक डेमो वीडियो आने वाला था, यह 9th क्लास का राजनीति शास्त्र का एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों का मिक्सअप क्वेश्चन है इसमें। और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह क्वेश्चन के लेवल को रखा गया है, और इस सेशन को देखकर आपको यह अंदाज़ा लग पाएगा कि अगर आप इस सेशन को देखते हैं तो कितना ज़्यादा आपको लाभ हो सकता है। साथ ही आप इस सेशन को देखकर आप जब एनसीईआरटी या एससीईआरटी पढ़िएगा या पहले भी पढ़ चुके होइएगा, इस टेस्ट को दे रहे होइएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ इससे होने वाला है। तो इसलिए यह सीरीज जो आने वाला है, इसको आप सभी ज़रूर से ज़रूर अटेंड कीजिएगा। डिटेल हम बता चुके हैं कि कैसे क्या आने वाला है, तो अगर इसके पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लें। साथ ही हम आपको बता दें कि यह तो डेमो वीडियो है, डेमो क्लास का वीडियो है। इसमें हम क्वेश्चन लिए हैं 9th क्लास का राजनीति शास्त्र का, लेकिन कल से हिस्ट्री हम शुरुआत करेंगे 6 का चैप्टर 1 का संपूर्ण एमसीक्यू हिस्ट्री क्लास, वो भी एनसीईआरटी का शुरुआत हम पहले करेंगे। 6 का पूरा ख़त्म करेंगे, फिर 7th का पूरा ख़त्म करेंगे, फिर 8 का पूरा ख़त्म करेंगे। ऐसे ऐसे करके आपको 12 तक पूरा हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद दूसरा विषय शुरू करेंगे, और ये बहुत ज़्यादा इसमें समय नहीं लगेगा। प्रत्येक दिन आएगा आपको एक एक चैप्टर का, तो आप निरंतर जुड़े रहिए इससे और इस सेशन का लाभ लेते रहिए। कल जो वीडियो आएगा वो हिस्ट्री का आएगा, एनसीईआरटी का आएगा। तो आप लोग चैप्टर 1 पूरी तरह पढ़ के रेडी रहिएगा। उससे संबंधित एमसीक्यू टेस्ट कल, इसके बाद जो वीडियो आने वाला होगा कल, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हुए अब शुरू करते हैं इस डेमो वीडियो को। इसमें आप लोग देखिए, पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। प्राचीन काल में किस स्थान पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी? क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि प्राचीन काल में किस स्थान पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी। इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है कुशीनगर, ऑप्शन बी में है लिच्छवी, ऑप्शन सी में है कपिलवस्तु, ऑप्शन डी में है एक से अधिक, ऑप्शन ई में है इनमें से कोई नहीं। आप सभी को 5 से 7 सेकंड का समय देंगे। उसमें आप लोग अपना क्वेश्चन या तो सोच लीजिए, नहीं तो एक सादा पेज लेके बैठिए, उस पर लिख लीजिए, और जैसे ही हम आंसर बताएंगे आप लोग उसको देख लीजिए कि आपने जो क्वेश्चन ऑप्शन लिखा है वह सही हुआ या गलत हुआ। इससे आप लोग को आत्म मूल्यांकन करने में भी लाभ होगा कि आप कितना प्रश्न सही कर पाते हैं पढ़ने के, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद या इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो इसका आंसर होगा 1 से अधिक, ऑप्शन डी। यानी प्राचीन काल में जहाँ गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वह कुशीनगर भी था, लिच्छवी भी था जो बिहार में पड़ता है, कपिलवस्तु भी था। तो इसलिए सारा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 से अधिक। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? ऑप्शन है 1628, ऑप्शन बी है 1838, ऑप्शन सी है 1688, ऑप्शन डी है 1 से अधिक, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग अपना आंसर लिख लीजिए, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 1688। 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। थर्ड क्वेश्चन देखें तो तीसरा क्वेश्चन है आपका, भारत के किस दस्तावेज में सर्वप्रथम समानता, स्वतंत्रता और बंधुता की उल्लेख किया गया है?
ऑप्शंस है आपके सामने। ऑप्शन ए है स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में उल्लेख है, या नेहरू रिपोर्ट 1929 में, या प्रस्तावना जिसको इंग्लिश में हम लोग प्रियम्बल भी बोलते हैं। ऑप्शन डी है एक से अधिक, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रस्तावना। यानी प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता, बंधुता इसकी चर्चा देखने को मिलती है अगर आप लोग प्रियम्बल को पढ़ते होंगे तो। और ये कहाँ से लिया गया, अगर पूछ दे कि ये कहाँ से लिया गया है हमारे संविधान में, तो याद रखिएगा यह फ्रांस से लिया गया है हमारे संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अटकामा मरुस्थल कहाँ है? अटकामा मरुस्थल कहाँ है? ऑप्शंस है आपके सामने। स्लोवाकिया, ऑप्शन बी है बेल्जियम, ऑप्शन सी है चिली, ऑप्शन डी है एक से अधिक, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिली देश जो है, चिली में आपका अटकामा मरुस्थल पाया जाता है। थोड़ा हम फास्ट चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि किस नेता ने चिली में बच्चों के लिए मुफ्त दूध बंटवाया था? किस नेता ने चिली में बच्चों के लिए मुफ्त दूध बंटवाया था? आपके सामने ऑप्शंस है पिनोसे, ऑप्शन बी आयंदे, ऑप्शन सी लेक वालेसा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आयंदे। राष्ट्रपति सल्वाडोर आयंदे जो थे वही चिली के राष्ट्रपति थे, और इन्होंने ही बहुत उदारता दिखाई थी अपनी प्रजा के प्रति, अपनी जनता के प्रति, और उन्होंने जो गरीब जनता थे उनको भूमि भी दिए थे, और जो बच्चे थे उनको बीच दूध का बंटवारा भी करते थे, तो दूध भी बंटवाते थे जिससे बच्चों को फीड सप्लीमेंट मिल पाए। चलिए 6ठा क्वेश्चन है, पोलैंड के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने जारू जेलेंस्की, ऑप्शन बी है लेक वालेसा, ऑप्शन सी है सॉलिडरिटी, ऑप्शन डी है एक से अधिक, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेक वालेसा। लेक वालेसा जो थे पोलैंड के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति थे। अगर आपको दिखा दें कहाँ दिया हुआ है तो आप लोग इसमें देख सकते हैं, हम सबका कटिंग लगा दिए हैं, हालांकि थोड़ा सा वीडियो लंबा बनेगा, आप लोग धैर्य बना कर देखिएगा, बहुत ज़्यादा लाभ इससे होगा आप सभी को। देखिए जैसे यहाँ पे दिया है, चिली केंद्र सरकार ने अन्य कई कार्यक्रम चलाए जैसे बच्चों को मुफ्त दूध बांटना, भूमिहीन किसानों को ज़मीन बांटना आदि। इस समय चिली की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। तो यह आपके इस पॉलिटी के पुस्तक में दिया हुआ है। साथ ही बात करें, हम आपको दिखाने वाले थे, माफ़ कीजिएगा उसका हम कटिंग नहीं लगा पाए हैं, लेकिन अगर आप लोग पढ़े होइएगा तो उसमें दिया है कि इसका आंसर क्या होगा। तो लेक वालेसा, पोलैंड के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? तो लेक वालेसा थे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो घाना का पुराना नाम क्या था? घाना जो देश था उसका पुराना नाम क्या था? ऑप्शन है ए में है आपका अकारा, ऑप्शन बी में है एनाक्रोमा, ऑप्शन सी में है गोल्ड कोस्ट, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं, या ऑप्शन ई में है एक से अधिक। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गोल्ड कोस्ट। घाना का पुराना नाम क्या था? तो गोल्ड कोस्ट। घाना एक देश था जो ब्रिटेन का उपनिवेश था, और जब उपनिवेश था उस समय इसका नाम जो हुआ करता था वो क्या था? तो गोल्ड कोस्ट नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेपाल में राजा वीरेंद्र की हत्या कब हुई? ऑप्शन है 1959, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2001, या ऑप्शन डी एक से अधिक, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2001। नेपाल में राजा वीरेंद्र की हत्या, साथ ही इनके परिवार सहित सभी की हत्या 2001 में राजमहल में ही
कर दी गई थी। तो यह फैक्ट आपको ध्यान रखना है। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है नेल्सन मंडेला, ऑप्शन सी है आंग सांग सूची, ऑप्शन डी है एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, नेल्सन मंडेला। क्योंकि आप जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए उनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। वही बात करें आंग सांग सूची की, तो आंग सांग सूची म्यांमार का एक राजनेता थे और इनको शांति नोबेल पुरस्कार 1991 ईस्वी में मिला हुआ था। लेकिन बात करें नेल्सन मंडेला, तो यह दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति हुए थे, लेकिन इनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेल्सन मंडेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बर्मा कब स्वतंत्र हुआ? तो बर्मा कब स्वतंत्र हुआ? ऑप्शन है आपके सामने 1946, ऑप्शन बी है 1949, ऑप्शन सी है 1948, ऑप्शन डी है इन एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन एक TRE 2 में पूछ चुका है और वह क्वेश्चन था श्रीलंका से संबंधित, और श्रीलंका वर्मा दोनों एक ही वर्ष में आज़ाद हुआ है। तो इसलिए TRE 2 में पूछ लिया था श्रीलंका से संबंधित, TRE 3 में स्किप कर दिया। हो सकता है कि TRE 4 में आपको बर्मा से संबंधित पूछ ले। तो वर्मा कब स्वतंत्र हुआ आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1948। और श्रीलंका भी कब आज़ाद हुआ था? 1948 में ही। और दोनों देश क्या है? तो भारत के पड़ोसी देश हैं। दक्षिण में कौन पड़ता है? यानी भारत का मैप देखिएगा तो भारत के दक्षिण में पड़ता है आपको श्रीलंका, और भारत के पूर्वी छोर पर बात करें तो वह आपको वर्मा पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिली के पिनोशे सरकार ने कितने समय तक शासन किया? ऑप्शन ए है 16 वर्ष, ऑप्शन बी है 17 वर्ष, ऑप्शन सी है 19 वर्ष, या ऑप्शन डी है एक से अधिक, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिली के जो पिनोशे सरकार थी वह 17 वर्ष तक शासन की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घाना के एक स्वतंत्रता सेनानी लामे नक्रुमा के पिता पेशा से क्या थे? ऑप्शन है आपको शिक्षक थे, या ऑप्शन बी है सोनार थे, या ऑप्शन सी है पत्रकार थे, या ऑप्शन डी है एक से अधिक, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लामे नक्रुमा के पिता क्या थे? तो सोनार थे, और खुद लामे नक्रुमा क्या थे? तो वह एक शिक्षक थे। यह कहाँ दिया हुआ है आपके पुस्तक में? तो देख लीजिए, उसका हम कटिंग लगा दिए हैं आपका यहाँ पे। जैसे देखिए, घाना पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था और इसका नाम गोल्ड कोस्ट था। राजनीतिक अधिकार हेतु यहाँ संघर्ष की शुरुआत हुई। एक सोनार के पुत्र और शिक्षक, ऐसा जो पॉइंट आपको याद रखना है, एक सोनार के पुत्र थे और खुद क्या थे? तो एक शिक्षक थे। लामे नक्रुमा इस संघर्ष के नेता थे। तो यह फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में सबसे बाद में सार्वभौमिक मताधिकार मिला? तो सबसे बाद में सार्वभौमिक मताधिकार किस देश में मिला? ऑप्शन दिया हुआ है आपको न्यूजीलैंड, या ऑप्शन बी भारत, या ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, या ऑप्शन डी एक से अधिक, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। चलिए आपको दिखा देते हैं कहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले न्यूजीलैंड में सार्वभौमिक मताधिकार 1893 में मिला, और सबसे बाद में कहाँ मिला है? तो दक्षिण अफ्रीका 1994 में। सार्वभौमिक मताधिकार क्या होता है? तो सार्वभौमिक मताधिकार वैसी मताधिकार व्यवस्था को कहते हैं जहाँ बिना भेदभाव के सभी व्यक्तियों को मत देने का अधिकार प्राप्त हो, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो या कोई भी हो। एक निश्चित आयु में उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त हो तो उन्हें हम सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं। भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वैसे लोगों को मताधिकार देने का अधिकार प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, निम्न में से मजदूरों का नेता कौन था? 14 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन दिया हुआ है रूसो, ऑप्शन बी लेक वालेसा, ऑप्शन सी गडास्क,
ऑप्शन डी एक से अधिक, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेक वालेसा। चूँकि लेक वालेसा मजदूरों के नेता थे। बाकी ऑप्शन को देखें तो बाकी ऑप्शन आपको रूसो जो एक दार्शनिक थे, वहीं बात करें गडास तो गडास एक शहर का नाम था। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक देश में लोकतंत्र की शुरुआत किस देश से माना जाता है? ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ था TRE 2 में। इसमें बहुत लोग भारत मारे थे, लेकिन पुस्तक में देखिएगा तो इसका ऑप्शन कुछ और सही कराता है। तो यही कुछ की पॉइंट है कि आप अगर अनुमान से पढ़ के नहीं जाते हैं SCRT या NCERT, तो आप अनुमान से गलत मार देते हैं, जबकि पुस्तक में कुछ और रहता है। और जब आंसर की आता है या रिजल्ट आता है तो आप आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। तो चलिए इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ए में भारत, बी में फ्रांस, सी में अमेरिका, डी में एक से अधिक, ई में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी फ्रांस। ये कहाँ दिया हुआ है तो आइए देख लीजिए। प्रारंभिक चरण आधुनिक विश्व में 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति से लोकतंत्र की स्थापना एवं विस्तार की शुरुआत होती है। तो यह फैक्ट आपके पुस्तक में दिया हुआ है, जिसको आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर थोड़ा कटा हुआ है और थोड़ा राइटिंग भी गड़बड़ है, इसलिए आज मैनेज कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो से इसमें सुधार कर लिया जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा शासन को क्या नहीं कहते? जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा शासन को क्या नहीं कहते हैं? ऑप्शन ए है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ऑप्शन बी है लोकतंत्र, ऑप्शन सी है प्रतिनिधि शासन, या ऑप्शन डी है एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। चूँकि जनता द्वारा जो शासन चुना जाता है, शासन व्यवस्था चलती है, उसको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कहते हैं, लोकतंत्र भी कहते हैं यानी चुनी हुई सरकार, प्रतिनिधि शासन भी कहते हैं यानी जनता के प्रतिनिधि द्वारा शासन किया जाता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र तो आप लोग जानते ही हैं कि जनता स्वयं भाग नहीं लेती है, बल्कि उसके प्रतिनिधि उनमें भाग लेते हैं, तो इसी को अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह सभी नाम कहा जाता है और ये पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि क्या नहीं कहते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? ऑप्शन है म्यांमार, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन ई है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन एफ है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड एकमात्र ऐसा देश है जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब जहां प्रतिनिधि स्वयं सरकार में भाग ले, प्रतिनिधि नहीं, जनता स्वयं सरकार में भाग लेती है, बल्कि उनके प्रतिनिधि भाग नहीं लेते हैं, और ऐसा देश मात्र एक है। कौन है? तो स्विट्जरलैंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, कहाँ लोकतंत्र नहीं हो सकता है? कहाँ लोकतंत्र नहीं हो सकता है? ऑप्शन है जहाँ सैनिक शासन हो, ऑप्शन बी है जहाँ बहुदलीय व्यवस्था हो, ऑप्शन सी जहाँ एक दलीय व्यवस्था हो, या ऑप्शन डी एक से अधिक, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक, यानी लोकतंत्र कहाँ नहीं हो सकता है? तो जहाँ सैनिक शासन है वहाँ भी लोकतंत्र नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं उसको, और जहाँ एक दलीय व्यवस्था हो वहाँ भी लोकतंत्र नहीं हो सकता है, क्योंकि एक दलीय व्यवस्था को हम लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं कहते हैं, जबकि बहुदलीय व्यवस्था लोकतंत्र की व्यवस्था में आ जाएगी। तो यहाँ गलत दो ठो हो गया, ए और सी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, वैसे क्षेत्रों को कौन देखता है जो स्वतंत्र नहीं हो? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय,
ऑप्शन बी है न्यास परिषद, ऑप्शन सी है महासभा, ऑप्शन डी है एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। 19 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी न्यास परिषद। न्यास परिषद जो होता है यह वैसे क्षेत्र को देखता है जो क्षेत्र अभी तक स्वतंत्र नहीं हुआ है, और यह सभी अंतर्राष्ट्रीय महासभा के ये सब अंग होते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। म्यांमार में सैनिक तख्तापलट कब हुई? तो म्यांमार में सैनिक तख्तापलट कब हुई? ऑप्शन दिया हुआ है 1947 में, या ऑप्शन बी 1948 में, ऑप्शन सी 1962 में, या ऑप्शन डी एक से अधिक, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी 1962 में म्यांमार में सैनिक सत्ता स्थापित हुई। आज़ाद कब हुआ था? 1948 में आज़ाद हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, म्यांमार में पहली बार चुनाव कब हुआ? 1949 में, 1956 में, 1990 में, या ऑप्शन डी एक से अधिक, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो 21 नंबर का क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1990 में पहली बार चुनाव हुआ। कहाँ? म्यांमार में। इस बीच में आपको यानी 1962 से लेकर 1990 तक सैनिक शासन व्यवस्था ही वहाँ पे स्थापित थी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन लोकतंत्र का समर्थक नहीं था? ऑप्शन है बेनजीर भुट्टो, ऑप्शन सी है बी है एम.एन. राय, ऑप्शन सी है परवेज मुशर्रफ, ऑप्शन डी है एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परवेज मुशर्रफ जो था यह सैनिक शासन व्यवस्था चाहता था, बल्कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं चाहता था। इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? परवेज मुशर्रफ, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, चिली के पूर्व वायुसेना प्रमुख अल्बर्टो वसेले की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए है 1917, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन बी है 1972, ऑप्शन सी है 1973, ऑप्शन डी है एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1973 में वायुसेना प्रमुख अल्बर्ट वेसेले की मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर, जारू जेलेंस्की किस पार्टी से संबंधित थे? ऑप्शन ए है पॉपुलर यूनिटी, ऑप्शन बी है सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी है पोलिश यूनाइटेड वर्क्स पार्टी, या ऑप्शन डी एक से अधिक, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पोलिश यूनाइटेड वर्क्स पार्टी के सदस्य थे कौन? जारू जेलेंस्की। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। राष्ट्रपति आंदे किस पार्टी से संबंधित हैं? पॉपुलर यूनिटी, ऑप्शन बी है सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी है जर्मन वर्क्स, या ऑप्शन डी है एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 25 का आंसर हो जाएगा बी सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे कौन? तो राष्ट्रपति आंदे। कौन आंदे हैं? तो वही जो दूध बांटते थे बच्चों में अपने जनता के बीच। कहाँ? चिली में। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, चिली में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1973, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1988, या ऑप्शन डी एक से अधिक, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1988 में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना चिली में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर, प्रारंभ में पोलैंड में कैसी शासन व्यवस्था थी? ऑप्शन ए है गणतंत्रात्मक, ऑप्शन बी है राजतंत्रात्मक, ऑप्शन सी है साम्यवादी, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। 27 का राइट आंसर हो जाएगा सी साम्यवादी। यानी प्रारंभ में जो पोलैंड की सरकार थी, शासन व्यवस्था थी, वो कैसी थी? तो साम्यवादी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 14 अगस्त 1980 को पोलैंड के गडास्क शहर में मजदूरों द्वारा हड़ताल हुई। इसका नेतृत्व किसने किया? गडास्क शहर कहाँ है? तो पोलैंड में। और गोल्ड कोस्ट किसका नाम था? तो घाना का पुराना नाम क्या था? गोल्ड कोस्ट था, जो ऊपर क्वेश्चन में हम लोगों ने किया।
तो ये सब कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को अलग अलग याद रखना है। तो गडास्क शहर पोलैंड में जो मजदूरों की हड़ताल हुई, इसका नेतृत्व कौन किया? ऑप्शन ए दिया हुआ है मिशेल वैसेले, ऑप्शन बी है क्रेन चालक महिला, ऑप्शन सी है लेक वालेसा, या ऑप्शन डी है एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। 28 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लेक वालेसा जो है वह आपको मजदूर का जो हड़ताल हुआ था उसका नेतृत्व किया था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। गडास्क मजदूर आंदोलन में मजदूरों द्वारा कितनी मांग रखी गई थी? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 4, या ऑप्शन डी है एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सी नहीं होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि गडास्क शहर में मजदूरों द्वारा जो मांग रखी गई थी वह मुख्यतः 3 प्रकार की मांग रखी गई थी, और इसमें आपको 3 कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटेन में सार्वभौमिक मताधिकार कब मिला? ऑप्शन ए है 1918, ऑप्शन बी है 1928, ऑप्शन सी है 1921, ऑप्शन डी है एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1928 ईस्वी में ब्रिटेन में सार्वभौमिक मताधिकार मिला। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी के द्वारा कब कहा गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार ही होगा? देखिए ये सब क्वेश्चन आपको ऐसा पॉलिटी में दिया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में छप जाता है और अभ्यर्थी जो है भ्रमित हो जाते हैं कि आखिर यह कहाँ से पूछा है और क्या पढ़े कि इस सब क्वेश्चन बना पाए। तो यह सब क्वेश्चन जब आपको बनाना है तो आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी को गहन अध्ययन करना ही होगा। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, 1918, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1 से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय संविधान जो है भारतीयों के इच्छा अनुसार ही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 32 नंबर, भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कितने लोग विचार दे रहे थे? कितने लोग विचार दे रहे थे? ऑप्शन ए है 270, ऑप्शन बी है 299, ऑप्शन सी है 284, ऑप्शन डी है 1 से अधिक, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। 32 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 299 लोग थे जो संविधान जब लिखा रहा था उसमें अपना विचार व्यक्त कर रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, गांधी जी ने किस पत्रिका में लिखा कि पुरुषों की तरह औरतों को भी समान अधिकार मिले? यह गांधी जी किस अपनी पत्रिका में लिखे थे? ऑप्शन है यंग इंडिया 1931 में, या बी हरिजन 1933 में, या ऑप्शन सी 1920 कानपुर में लिखे थे, या ऑप्शन डी 1 से अधिक, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। 33 का राइट आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। यंग इंडिया में 1931 में इन्होंने लिखा था कि पुरुषों की तरह औरतों को भी समान अधिकार मिलना चाहिए। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सरकार के शक्ति का स्रोत निहित होता है कहाँ पे? सरकार जो होता है उसका शक्ति का स्रोत किस में निहित होती है? तो संसद में, ऑप्शन बी है जनता में, ऑप्शन सी है संविधान में, या ऑप्शन डी है 1 से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरकार के शक्ति का स्रोत कहाँ है? तो जनता में है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मूल कर्तव्य के रूप में मौलिक रूप से यानी बेसिकली कितने कर्तव्य को जोड़ा गया है? यानी यह मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है। मूल कर्तव्य के रूप में मौलिक रूप से कितने कर्तव्य जोड़े गए? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 1 से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यानी जब संविधान में पहली बार इसको शामिल किया गया उस समय मूल कर्तव्य कितने थे? आप लोग अपना आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। स्वर्ण सिंह समिति के
अनुशंसा पर हम सभी जानते हैं कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था। और हालांकि स्वर्ण सिंह समिति ने 8 ही मौलिक कर्तव्य को प्रस्तावित किया था, लेकिन उसमें 10 शामिल किया गया। और वर्तमान में बात करें तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो 11 हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो 2002 ईस्वी में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसको ध्यान रखिएगा। और 11वां वो मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया वो क्या था, तो इसको भी जान लीजिए कि वह अपने पेरेंट्स को, यानी 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देने का नैतिक कर्तव्य उनके पेरेंट्स को है और उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नेल्सन मंडेला को कब और अरेस्ट किया गया, यानी कब गिरफ्तार किया गया था। ऑप्शन ए है 1962, ऑप्शन बी है 1964, ऑप्शन सी है 1966, ऑप्शन डी है 1 से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। 36 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, 1962 में नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार किया गया था। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अंतरिम सरकार में भारत स्वास्थ्य मंत्री, अंतरिम सरकार यानी जो भारत का बना था उसमें स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। राजकुमारी अमृता कौर, गजनफर अली, या NC रामाराव, या 1 से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। 37 का राइट आंसर हो जाएगा गजनफर अली। अंतरिम सरकार में जो भारत का स्वास्थ्य मंत्री जो बना था वो कौन था, तो गजनफर अली। और जब अंतरिम सरकार नहीं, जब फर्स्ट मंत्रिमंडल बना तब उसमें स्वास्थ्य मंत्री की चर्चा हो गई। वह कौन था, तो वह राजकुमारी अमृता कौर थी। तो यह ध्यान रखिएगा, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अगर वही अंतरिम पूछ देता है तो गजनफर अली हो जाएगा, वही अगर सीधा पूछ देता है कि स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, तो हो जाएगा राजकुमारी अमृता कौर। हालांकि आपको बुक में राजकुमारी अमृता कौर सीधे मंत्रिमंडल का दिया हुआ है, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट हम डाल दिए कि ये भी आपको जानना चाहिए यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि इसको आप अटेंड कर सकें। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। 13 दिसंबर 1946, या ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1949, या ऑप्शन सी है 24 जनवरी 1950, या ऑप्शन डी है 1 से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। 38 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 24 जनवरी 1950, यानी संविधान पूर्णतः लागू कब हुआ, 26 जनवरी को। लेकिन 2 दिन पहले ही अंतिम बैठक बुलाई गई थी और उस दिन फाइनली रूप से सिग्नेचर हुआ था और उसी दिन अंतिम बैठक माना गया 24 जनवरी 1950 को। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया है। 15 अगस्त 1947 को, या ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1949 को, या ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950 को, या ऑप्शन डी है 1 से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, 26 जनवरी 1950 को जो देश है हमारा गणतंत्र घोषित हुआ था। यानी जिस दिन संविधान पूर्णतः लागू हुआ उसी दिन गणतंत्र घोषित हुआ। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, टोटल 50 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन और है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले संविधान सभा के गठन का विचार किसने दिया। ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है तिलक, या ऑप्शन सी है MN रॉय, या ऑप्शन डी है 1 से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। 40 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी MN राय। और ये कब दिए थे, तो 1934 में सबसे पहले यह संविधान सभा के गठन का विचार दिए थे। ध्यान रखिएगा, यह संविधान सभा कह रहा है। बहुत लोग देखते हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू मार देते हैं, लेकिन यह चीज़ आपको डिफरेंट याद रखना है। संविधान सभा 41 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, बी है VT कृष्णमाचारी, ऑप्शन सी है GB मावलंकर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी 1 से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। 41 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 1 से अधिक। आप सभी लोग पढ़े होइएगा, हमें लगता है कि हरेंद्र कुमार मुखर्जी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HS मुखर्जी भी कहते हैं, लेकिन इनके साथ
एक और उपाध्यक्ष का चयन किया गया था, वह थे VT कृष्णमाचारी। और 2 उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के। चूँकि अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, हम सभी जानते हैं। और यह चर्चा हुई कि मान लेते हैं अगर अध्यक्ष अनुपस्थित रहते हैं तब कौन कार्यकाल को आगे बढ़ाएगा। तब हुआ कि HS मुखर्जी का चयन किया गया। और फिर हुआ कि अगर ये भी नहीं रहे तब हुआ कि VT कृष्णमाचारी को भी नियुक्त कर दिया जाता है। तो 2 उपाध्यक्ष थे, हरेंद्र कुमार मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी। तो इसको आपको ध्यान रखना है। 42 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रथम संबोधन किसने किया था? ऑप्शन ए है सी राजगोपालचारी, ऑप्शन बी है JB कृपलानी, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। 42 का राइट आंसर हो जाएगा बी, JB कृपलानी ने प्रथम संबोधन किया था संविधान सभा में। 43 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या पाकिस्तान को अलग होने पर कितना रह गई थी? संविधान सभा में महिला सदस्य का पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 18, ऑप्शन डी है एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 12 सदस्य महिला सदस्य रह गई थी संविधान सभा में जब पाकिस्तान अलग हो गया था। तो 44 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के कौन से व्यक्ति सदस्य निर्वाचित नहीं होने के बाद भी प्रमुख भूमिका निभाया? किस में? संविधान सभा में। वह हालांकि सदस्य नहीं थे। ऑप्शन क्या है? सी राजगोपालचारी, ऑप्शन बी है गौरव सिंह, ऑप्शन सी है MN राय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, या ऑप्शन ई है एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन सी, BN राव। यह ऐसे व्यक्ति थे जो संविधान सभा का सदस्य नहीं थे लेकिन प्रमुख भूमिका में थे। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा का उद्घाटन सत्र कब मनाया गया? जुलाई 1946, नवंबर 1946, दिसंबर 1946, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। 45 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी दिसंबर 1946 में संविधान सभा का उद्घाटन सत्र मनाया गया। आप सभी को पता होगा कि 9 दिसंबर को प्रथम इसका बैठक हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को उसी दिन उद्घाटन सत्र मनाया गया था। और उसमें अस्थायी रूप में अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो सच्चिदानंद प्रसाद सिन्हा। 46 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए है पटाभी सीतारामैया, ऑप्शन बी है वेवेल, ऑप्शन सी है सी राजगोपालचारी, ऑप्शन डी है एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पटाभी सीतारामैया जो थे कैबिनेट मिशन आगमन के समय भारत का वायसराय थे। सॉरी, पटाभी सीतारामैया नहीं, ऑप्शन बी में वेवेल है। पटाभी सीतारामैया नहीं होंगे, वो ऑप्शन ए हैं। बी में कौन है? तो वेवेल ही थे कैबिनेट मिशन जब भारत आया था वो। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन के भारत के प्रांतों को कितने भागों में यानी वर्गों में रखने का सलाह दिया था? कौन? कैबिनेट मिशन ने भारत के प्रांतों को कितने भागों यानी वर्गों में रखने का सलाह दिया था? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 6, या ऑप्शन डी है एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 वर्गों में रखने का कैबिनेट मिशन में सलाह दिया था। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राजेंद्र प्रसाद कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई है एक से अधिक। और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी 3 बार वह कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कब कब बने थे? तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। 1934 में फर्स्ट बार बने थे मुंबई में। उसके बाद 1939 में जब वो सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा देते हैं उस समय, और एक बार 1947 में दिल्ली में बने थे। तो 3 बार टोटल यह कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? 49 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है CR दास, ऑप्शन बी है HS मुखर्जी, ऑप्शन सी है KM मुंशी, ऑप्शन डी है एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, KM मुंशी जो थे स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। यह आपका NCERT पुस्तक में दिया हुआ है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है,
चलिए लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। जयप्रकाश नारायण ने कौन सी नारा दिए थे? 50 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया हुआ है संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन बी दिया हुआ है जमीन जोतने वाले, ऑप्शन सी दिया है लोकतंत्र बचाओ, या ऑप्शन डी एक से अधिक, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। कौन कौन दिए थे? तो एक तो दिए थे संपूर्ण क्रांति और दूसरा दिए थे लोकतंत्र बचाओ। 2 नारा ये दिए थे, इसलिए इसमें 2 सही है, तो एक से अधिक यह सही हो जाएगा। चलिए यह 50 क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा, और यह तो डेमो के रूप में था। आगे मेरा वीडियो 6 क्लास का NCERT, ध्यान रखिएगा बिहार सरकार वाला नहीं, NCERT केंद्र सरकार जो चलता है उसको कहते हैं, और उसका हिस्ट्री चैप्टर 1 से संबंधित MCQ टेस्ट आएगा। तो आप सभी उसको आज पढ़ लीजिए। कल यानी अगला मेरा जो वीडियो आएगा वह हिस्ट्री का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 से संबंधित पूरे चैप्टर को ही हम MCQ फॉर्म में बदलकर और टेस्ट लेने का काम करेंगे। आप लोग जुड़े रहिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिससे अगर हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक सूचना पहुंच सके, इसके लिए आप नोटिफिकेशन को ऑन भी कर सकते हैं। और उम्मीद रखिए अगर आप मेरा सेशन लगातार करते हैं, हम हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साथ में साइंस, इतने सब्जेक्ट का ज़रूर कराएंगे एग्ज़ाम के पहले। और इतना अगर आप कर लेते हैं तो NCERT और SCERT हम दोनों कराएंगे, बिहार सरकार वाला भी और केंद्र सरकार वाला भी, तो हम दोनों कराएंगे। अगर इतना आप लोग कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो NCERT SCERT आपके मुट्ठी में रहेगा, और आप एग्ज़ाम में थोड़ा भी गलती करने के पक्ष में नहीं रहिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।